दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्वास्थ्य दर्शन। बहुत सारे लोगों से मैं ऐसे मिलता हूं जिन लोगों की अगर आप लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट देखेंगे तो उनमें कोलेस्ट्रॉल की बजाय ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़े हुए होते हैं। अब अगर यहाँ पर आप उनके ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो एक मिस्टेक हुई हुई है। मिस्टेक ये है कि ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने पर भी ट्रीटमेंट वही दिया गया है जो कि कोलेस्ट्रॉल में दिया जाता है, यानी कि उनको स्टैटिन्स ही रिकमेंड किए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे पेशेंट्स में क्या हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है, तो इसलिए बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में, तो ये भी एक स्पेशलाइज्ड टाइप का फैट होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद एक्सेसिव एनर्जी या एक्सेसिव कैलोरीज जो हमारे बॉडी में जाती हैं, तो उसको हमारी बॉडी अपने अंदर स्टोर कर लेती है ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में सेल के अंदर। और जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त ट्राइग्लिसराइड्स को हमारी बॉडी एनर्जी की सोर्स के रूप में यूटिलाइज़ कर लेती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम कैलोरीज़ का इंटेक लगातार कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ने की शिकायत हो सकती है या फिर ख़तरा बढ़ जाता है। अब अगर हम ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में बात करें तो अगर आप किसी की भी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट देखते हैं और उसके अंदर आपको 150 से लेकर 199 mg पर डेसीलीटर तक वैल्यूज़ मिलती हैं ट्राइग्लिसराइड की, तो इसको नॉर्मल माना जाता है। हालांकि अगर मैं यहाँ पर अपने पर्सनल प्रैक्टिस की बात करूँ तो 150 की जो रेंज है उसको आप नॉर्मल मानिएगा। उससे ऊपर अगर जाएंगे तो आप प्री डायबिटिक फेज़ में भी आ जाते हैं। दूसरा, अगर ये वैल्यूज़ 400 या कई बार उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बहुत ज़्यादा पेशेंट के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड हैं वो पेशेंट की ब्लड वेसल के अंदर जमने चिपकने शुरू हो जाते हैं, जिसको आप एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर लेमन लैंग्वेज में ब्लॉकेज के नाम से जानते हैं। ट्राइग्लिसराइड ब्लड वेसल्स के अंदर बिल्कुल उसी तरीके से चिपकते हैं जैसे कि आपकी किचन की जालियों के ऊपर ऑयल चिपक जाया करता है। अब अगर ये लगातार चिपकते रहें, ब्लॉकेज आते हैं, तो पेशेंट को या तो ब्रेन अटैक यानी कि जिसको स्ट्रोक कहते हैं या फिर हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ट्राइग्लिसराइड्स का जो लेवल है उसको आप एक हेल्दी लेवल तक रखने की कोशिश करें। अब अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने के लिए बात की जाए ट्रीटमेंट ऑप्शन की, तो वो हमारे पास होता है फिब्रेट्स। ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो फिब्रेक या फिर फिब्रिक एसिड्स कहलाते हैं। और फिब्रेट्स में भी जो सबसे ज़्यादा कॉमनली ड्रग यूज़ की जा रही है जी, उसका नाम है फिनोफिब्रेट। तो फिनोफिब्रेट पेशेंट को हम रिकमेंड कर सकते हैं। ये डोज कितनी होगी इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, ये आप अपने डॉक्टर से पूछकर स्टार्ट करिएगा। अब रही बात अगर फिनोफिब्रेट काम कैसे करती है बॉडी के अंदर जाने के बाद, तो एक एंजाइम होता है, अगर आप मेडिको हैं तो नाम याद रखिएगा, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। तो ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज नाम के एंजाइम की एक्टिविटी को एनहेंस करता है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी के अंदर VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं। और अल्टीमेट रिजल्ट ये आता है कि पेशेंट के ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का जो लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी मैकेनिज़्म है और इसके थ्रू जब आप पेशेंट को कंटिन्यूस ये ड्रग देते हैं तो इस पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल जो हैं वो कम होने लगते हैं। अब यहाँ अगर इस ड्रग को दिया जाता है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स का भी आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी को फिनोफिब्रेट दी जाती है तो उसकी वजह से पेशेंट को गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होने का खतरा रहता है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऑलरेडी गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो ऐसे पेशेंट में इस ड्रग का यूज़ किया नहीं जाना चाहिए या फिर तुरंत बंद कर देना चाहिए। साथ में इस ड्रग को दिए जाने की वजह से पेशेंट के ट्रांसएमिनेज वैल्यूज़ बढ़ सकती हैं, जिसके लिए आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है पेशेंट के लीवर फंक्शन के ऊपर। साथ में ये पेशेंट के किडनी फंक्शन को भी अफेक्ट कर सकती है, तो इसलिए किडनी फंक्शन को भी आपको मॉनिटर करना होता है। और इसके साथ साथ पेशेंट जो है वो उसकी मसल के ऊपर स्ट्रेन आता है और मसल पेन या रैप्डोमायोलाइसिस जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। अगर सावधानियों की बात की जाए तो अगर आप फिनोफिब्रेट का यूज़ करते हैं तो उसके साथ में कुछ दवाइयों का इंटरेक्शन हो सकती है, तो इसलिए साथ में ड्रग अगर यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये कंडीशन आपके लिए हार्मफुल हो सकती है।
अब वो दवाइयाँ जो कि फ़ीनोफिब्रेट के साथ में हार्मफुल इंटरैक्शन कर सकती हैं, उनके कई नाम आ सकते हैं, जैसे कि स्टैटिन्स के साथ में दिए जाना कई बार इसको हार्मफुल बना सकता है। दूसरी चीज़, अगर इसको आप कॉल्चिसिन के साथ में यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ब्लड थिनिंग एजेंट जैसे कि वारफेरिन जैसी दवाइयाँ भी इसके साथ में हार्मफुली इंटरैक्ट कर सकती हैं। तो इन दवाइयों के साथ में अगर फ़ीनोफिब्रेट का यूज़ किया जा रहा है तो वो डॉक्टर के सुपरविज़न में ही हो। और रही बात और दूसरी प्रिकॉशंस के बारे में, तो ड्रग को लेने के बाद अगर कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट आपको फ़ील होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को इस बात की जानकारी दें ताकि उसको मैनेज किया जा सके। साथ में अगर आपको ड्रग दी गई है तो इसकी डोज़ को अपने हिसाब से घटाने या बढ़ाने की, या कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ऐसा करना भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फ़ीनोफिब्रेट के बारे में जो मैंने जानकारी दी है, आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का कंटेंट लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सही समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।